नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लोक भवन में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में 1 दर्जन से अधिक यानी 14 अहम प्रस्तावों को पास किया गया। बैठक में उद्योग, स्वास्थ्य व शिक्षा जैसे विभागों के कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलग अलग विभागों की समीक्षा भी की। बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के मंत्रियों और अधिकारियों को 100 दिन के कामकाज का लक्ष्य दिया था और आज बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने अलग अलग विभागों की समीक्षा के दौरान यह भी जानकारी ली कि किस विभाग ने कितना काम किया है। इसके अलावा सीएम योगी ने आज मंत्रिमंडल के साथ हुई बैठक में रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में मिली जीत पर कार्यकर्ताओं का आभार भी व्यक्त किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वर्ल्ड बैंक द्वारा प्राकृतिक खेती के संबंध में आयोजित गोष्ठी को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के अंदर हजारों हेक्टेयर जमीन में प्राकृतिक खेती होना प्रारंभ हुई है। प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि हमें विश्व मुक्त खेती देनी है। उन्होंने कहा कि भारत में ऋषि व कृषि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। गो एवं गोवंश न केवल आस्था का बल्कि अर्थव्यवस्था का भी आधार है। प्राकृतिक खेती आस्था के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी कैसे संबल प्रदान कर सकती है, उस पर एक महत्वपूर्ण व्याख्यान आचार्य जी से सुनने को मिला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप विश्व मुक्त खेती हेतु कम लागत में प्राकृतिक खेती का अभिनव प्रयोग सफलतापूर्वक बढ़ रहा है। मैं मानता हूं कि हमारे कृषि वैज्ञानिक प्रगतिशील किसानों के साथ मिलकर इस व्यवस्था को आधिकारिक क्षेत्रफल की ओर अग्रसर करेंगे। सीएम योगी ने यह भी कहा कि देश में सर्वाधिक किसान एवं सर्वाधिक उर्वरा भूमि व जल संसाधन उत्तर प्रदेश के पास है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का 11 से 12% भूमि का हिस्सा उत्तर प्रदेश के हिस्से में आता है और इस भूमि पर देश का 20% खाद्यान्न का उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश कर रहा है। कि कृषि विभाग के द्वारा पिछले 1 महीने के अंदर कई इस प्रकार के कार्यक्रम प्रदेश के अंदर आयोजित हुए हैं और उसमें आज का ये कार्यक्रम, जिसमें भी एक महत्वपूर्ण उद्बोधन गुजरात के माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी ने हम सबके सामने दिया है कि कम लागत में किसान की आमदनी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। उत्पादन अधिक होगा तो आमदनी स्वयं अधिक होगी। लागत कम, उत्पादन ज्यादा, और उसकी एक बहुत सहज और सरल विधि प्राकृतिक खेती के बारे में हम सबको यहां पर अवगत कराया। भारत जैसे देश में जहां पर ऋषि और कृषि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, जहां पर गो और गोवंश न केवल आस्था का बल्कि अर्थव्यवस्था का भी आधार था, वहां पर प्राकृतिक खेती उस आस्था के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी कैसे संबल प्रदान कर सकता है, उस पर एक महत्वपूर्ण अभी व्याख्यान आपने आचार्य जी के श्रीमुख से यहां पर सुना है। हम लोगों ने 2 वर्ष पहले, यानी लगभग 2-2.5 वर्ष पहले कानपुर में एक सेमिनार आयोजित किया था इसी प्राकृतिक खेती पर, और लगभग 500 से अधिक हमारे प्रगतिशील किसान उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। उसका परिणाम है कि आज प्रदेश के अंदर हजारों हेक्टेयर भूमि में प्राकृतिक खेती होनी प्रारंभ हुई है। और जो प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि हमें विश्व मुक्त खेती देनी है, और उस दृष्टि से कम लागत में या जीरो लागत में प्राकृतिक खेती किसान का फर्टिलाइजर, रसायन और पेस्टिसाइड की बचत करते हुए जो किसान के पास है या जिनका उत्पादन किसान स्वयं करता है, उससे ही वह अपनी खेती को आगे बढ़ा सकता है।
यह एक अभिनव प्रयोग सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है और मैं मानता हूं कि हमारे कृषि वैज्ञानिक हमारे प्रगतिशील किसानों के साथ मिलकर के इस व्यवस्था को अधिक से अधिक क्षेत्रफल की तरफ अग्रसर करेंगे। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में यह मुझे लगता है कि यहां के किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में सहायक हो सकता है। देश के अंदर सर्वाधिक किसान हमारे पास, सबसे अच्छी उर्वरा भूमि भी हमारे पास, सबसे अच्छा जल संसाधन भी हमारे पास। देश के अंदर कृषि की जितनी भूमि है उसमें से 11 से 12% उत्तर प्रदेश के हिस्से में आती है और उस 11 से 12% भूमि पर ही उत्तर प्रदेश में अभी हम लोगों ने पूरी तकनीक का उपयोग नहीं किया है, लेकिन उस सब के बावजूद देश का 20% खाद्यान्न का उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश कर रहा है। और मुझे लगता है कि अगर हम सही वैज्ञानिक सोच के साथ कृषि के आधुनिक तकनीक के साथ साथ प्राकृतिक खेती के इन सभी उपायों को भी उसके साथ लागू करना प्रारंभ कर देंगे तो उत्पादन तो हम बढ़ाने में सफल होंगे ही, लेकिन किसान की आमदनी को भी कई गुना बढ़ाने में यह निर्णायक साबित हो सकता है। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव जीतने के बाद दिनेश लाल यादव निरुआ मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने उनके सरकारी आवास पहुंचे। मुलाकात के बाद नवनिर्वाचित सांसद निरुआ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धनुर्धर भगवान राम की प्रतिमा भी भेंट की। निरुआ के साथ उनके भाई और भोजपुरी कलाकार प्रवेश लाल यादव, अभिनेत्री आम्रपाली दुबे भी मौजूद रही। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद निरुआ महामंत्री संगठन सुनील बंसल से मिलने बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। गौरतलब है कि दिनेश लाल यादव निरुआ ने आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को 8000 से अधिक मतों से पराजित किया। आजमगढ़ में निरुआ की जीत को बीजेपी बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रही है। रामपुर और आजमगढ़ में जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो यहां तक दावा कर दिया कि यह जीत ऐतिहासिक है और 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी सभी 80 सीटों पर कब्जा करेगी। नाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ अब विवाह के साक्षी भी बनेंगे। दरअसल जल्द ही बाबा धाम में शहनाइयां गूंजेंगे और लोग 7 फेरे लेकर विवाह भी कर सकेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने इसका पूरा खाका तैयार कर लिया है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आने वाले कुछ दिनों में इसकी शुरुआत भी हो जाएगी। खास बात यह होगी कि कम खर्च में मंदिर प्रशासन लोगों को इसके लिए हॉल मुहैया करवाएगा और इस हॉल में वैवाहिक कार्यक्रम के अलावा मुंडन और दूसरे सामाजिक कार्य भी किए जा सकेंगे। वहीं कुछ पाबंदियों के बीच धाम में लोग 7 फेरे लेकर अपने विवाह को यादगार बना सकेंगे। बता दें कि विश्वनाथ धाम के निर्माण के बाद लगातार सेवाओं का विस्तार हो रहा है और इसी के तहत ये विवाह और दूसरे सामाजिक कार्य भी विश्वनाथ धाम में हो सकेंगे। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के लंबुआ कोतवाली क्षेत्र में वाराणसी लखनऊ राजमार्ग पर मंगलवार सुबह एक मिनी बस के खड्डे में गिरने से चालक समेत 2 लोगों की मौत हो गई और अन्य 9 लोग घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लखनऊ से एक शव लेकर अंतिम संस्कार के लिए वाराणसी जा रही मिनी बस लखनऊ वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार सुबह लंबुआ कोतवाली क्षेत्र के पटकोली गांव के निकट रास्ते में अचानक सांड के आ जाने से अनियंत्रित होकर पलट गई। पुलिस ने बताया कि बस में चालक समेत 11 लोग सवार थे और इस हादसे में चालक समेत 2 लोगों की मौत हो गई। घायल 9 लोगों में 4 की हालत अभी भी गंभीर है, जिन्हें जिला अस्पताल सुल्तानपुर में भर्ती किया गया है। घायलों के परिजनों को सूचित किया जा चुका है और स्वास्थ्य विभाग की टीम हादसे में घायलों का इलाज कर रही है। उत्तर प्रदेश के गर्मी से बेहाल लोगों को मौसम विभाग की तरफ से राहत भरी खबर है। राजधानी लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक यूपी के कई जिलों में आज मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार जारी अलर्ट के मुताबिक यूपी के 29 जिलों में अगले 3 दिनों तक आंधी बारिश जारी रह सकती है। बता दें कि मौसम विभाग ने राज्य के 29 जिलों में मूसलाधार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इनमें आजमगढ़, अंबेडकर नगर, कौशाम्बी, कुशीनगर, गोरखपुर, गाजीपुर, गोंडा, चित्रकूट, चंदौली, जौनपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, बस्ती, बांदा, बलिया, बहराइच, बलरामपुर, मिर्जापुर, लखीमपुर, वाराणसी, संत रविदास नगर, सीतापुर, सुल्तानपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, संत कबीर नगर, मयू, महाराजगंज, देवरिया, श्रावस्ती और आसपास के इलाके शामिल हैं। इससे पहले राजधानी लखनऊ में
सोमवार को बारिश हुई। यहाँ मंगलवार को भी आसमान में बादल छाए रहने और गरज के साथ तेज बारिश होने के अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार लखनऊ में भी अगले 3 दिनों तक रुक रुक कर बारिश हो सकती है। तो ये थे उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।